जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज का जो विशेष टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो मैंने पिछली क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नर क्या थे, गवर्नर जनरल क्या थे और वायसराय, जिसमें बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत के वायसराय के रूप में हमने समझा। फिर इसी तरीके से स्वतंत्र जब भारत हुआ 1947, तो उसमें स्वतंत्र भारत के क्रम में स्वतंत्र भारत का राज्यपाल या स्वतंत्र भारत का गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया। ये सारे हमने टॉपिक को पिछली क्लास के वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा था और मैंने उसमें ये बताया था कि लगभग के किस गवर्नर और किस गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, वह डायरेक्टली वन लीनियर क्वेश्चंस के रूप में मैंने आपको कंप्लीट समझाया था। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है कि प्रत्येक बंगाल के गवर्नर के और बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, क्या ऐसे सुधार हुए थे, कौन से ऐसे कार्य किए गए थे जिसमें राजनीतिक या फिर सामाजिक या आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ था, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बंगाल के गवर्नर, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो आपको पता होगा कि व्यापार के दृष्टिकोण से ब्रिटिश भारत में आए थे और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हर क्षेत्रों में अपनी अपनी जो है कंपनी के माध्यम से शासन शुरू किया था, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से। फिर इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया, जिसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीन प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेसिडेंसी थी वह था बंगाल का प्रेसिडेंसी। बंगाल के प्रेसिडेंसी में जो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे उसे गवर्नर कहा जाने लगा और वही गवर्नर यानी सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जो हुआ था वह था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ क्लाइव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घटना जो घटित हुई थी उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो इस समय का शासन का दौर रहा वह 1757 से लेकर और 1760 ईस्वी तक रहा, जिसमें आप देखेंगे कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद वह बंगाल का पूर्ण रूपेण जो है गवर्नर बन गया। फिर इसके बाद 1760 में वो देखिएगा कि वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और उसके बाद फिर 1765 ईस्वी में 1765 में फिर दोबारा यह बंगाल के गवर्नर बनते हैं, जो 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद जब 1767 से रॉबर्ट क्लाइव जो है पुनः बंगाल से ब्रिटिश चले जाते हैं, यानी अपने देश लौटते हैं, तो वहाँ पर वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यह भी सवाल बन सकता है कि बंगाल का वह कौन सा ऐसा गवर्नर था जो बंगाल से पुनः अपने देश लौटने के बाद आत्महत्या कर लिया, तो यही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जिसमें यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर। ये आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद इसी के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी जो मैंने आपको पिछली क्लास के वीडियो में बताया भी था कि यह बंगाल का एक क्षेत्र है जो मुर्शिदाबाद से सिर्फ 20 मील दूर है और उसको पलसी कहा जाता है और पलसी के क्षेत्र को ही हम लोग पलासी कहते हैं और पलासी का युद्ध कहते हैं। तो यही पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिस समय अंग्रेज ने अपना पैर बंगाल में जमा लिए और वहीं से गवर्नर का शासन दौर शुरू होता है। इसके बाद 1760 में यह बंगाल से ब्रिटेन चले जाते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। तो उसके बाद जो है उसके बाद देखिएगा कि वेंसी शासक बनते, वेंसी टाट गवर्नर बनते हैं और वेंसी टाट के समय में एक बक्सर का युद्ध होता है, जो आप देखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। इससे 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद फिर इलाहाबाद की एक संधि होती है 1765 में। यह इलाहाबाद की संधि जो है मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच होती है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है, जिस वक्त रॉबर्ट क्लाइव वापस भारत में आ गया था। यानी युद्ध हुआ था 1764 पे बक्सर का युद्ध। लड़ा कौन, तो वेंसी टाट लड़ा मुगल बादशाह से और इसका फ़ायदा किसने उठाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फ़ायदा उठाया कि इलाहाबाद की संधि करा लिया और उस संधि में देखिएगा कि अवध के नवाब को 50 लाख रुपये हर्जाना के रूप में उससे लिया गया। इसके बाद जो है
मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, उनसे जो है देखिएगा कि एक फरमान जारी कराया गया जिसमें पूरे भारत में जो है मुक्त व्यापार से संबंधित जो है एक फरमान जारी करवा लिया गया। तो यही इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होती है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही यह घटना होती है। इसमें हम देखेंगे एक विद्रोह होता है जिसका नाम होता है श्वेत विद्रोह। यह श्वेत विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार लेन देन को बंद करवा दिए। चूंकि राजनीतिक हस्तक्षेप भारत में हो चुके थे अंग्रेजों का, तो उपहार लेन देन को बंद करा दिए। साथ ही जो मुगल बादशाह को या मुगल नवाब को जो पेंशन दिया जाता था, पेंशन में भी आप देखिएगा उसमें भत्ता देने का जो काम होता था, दोहरी भत्ता, डबल भत्ता मिल रहा था, उस दोहरी भत्ता को बंद कराने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जिसके वजह से एक विद्रोह छिड़ गया भारतीय और अंग्रेजों के बीच। और उस अंग्रेज और भारतीय के विद्रोह को क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह कहा गया, चूंकि यह अंग्रेजों का ही विद्रोह था। तो यह श्वेत विद्रोह दोहरी भत्ता बंद करने के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद देखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना शुरू हो जाती है, यानी द्वि सरकार। एक तरफ जैसे आज भी देखेंगे कि भारत में द्वैध शासन है, यानी केंद्र शासन और एक राज्य शासन। उसी तरीके से बंगाल में हम देखेंगे कि एक तरफ बंगाल के नवाब का शासन, जिसमें मीर कासिम, मीर जाफर, यही सब होंगे। तो मीर कासिम, मीर जाफर सिर्फ और सिर्फ यह उत्तरदायी थे कि बंगाल का विकास कैसे हो, लेकिन राजस्व कलेक्शन से संबंधित जो कार्य करते थे वो अंग्रेज करते थे। तो यह दो सरकार हो गई। इसलिए द्वैध शासन की व्यवस्था किसके समय आरंभ हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ, जो 1765 से लेकर और 1772 ईस्वी तक यह द्वैध शासन की सरकार चल रही थी। इसके बाद देखिएगा कि 1767 ईस्वी में जो है अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल से फिर ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद जो है 1700 इसी क्रम में 1760 और 65 के बीच में हॉलवेल शासक बनते हैं, हॉलवेल गवर्नर बनते हैं। और इसी हॉलवेल गवर्नर के क्रम में हमने पढ़ा था इससे पहले कि इसके समय में एक ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना जो घटित होती है, जिसमें सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे थी, उस कंपनी पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें कलकत्ता के क्षेत्र पर हमला करके और अंग्रेजों को कैद बना लिया जाता है। और यही होलवेल के कथित एक कथन है। उस कथन के अनुसार यह कहा जाता है कि होलवेल ने एक 14x18 के कमरे में एक रात अंग्रेज कैदी जिसमें 146 कैदी को बंदी बना लिए, और यही 146 कैदी को एक रात 14x18 के कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को ठूंस दिया गया, जिसमें दम घुटने के वजह से काफ़ी अंग्रेज कैदी मारे गए। और सुबह में देखा गया तो मात्र 23 अंग्रेज कैदी ही बचे हुए थे। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना में कितने कैदियों को ठूसने की बात होलवेल ने कहा था? तो 146। कितने कैदी बचे थे? तो 23 कैदी बचे हुए थे। कई बार सवाल आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में हो, एसएससी हो, रेलवे हो या यूपीएससी के एग्जाम में हो, तो ये सवाल आता है। इसलिए इसको जरा सा हमें माइंड में कॉन्सेप्ट करके ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं कि इसी 1760 और 65 का बीच जो गैपिंग है, रॉबर्ट क्लाइव के दो शासनों के बीच की गैपिंग में वेंसीटाट शासन बनते हैं, शासक यानी गवर्नर बनते हैं 1760 से लेके 1765 ईस्वी तक। इसे भी मैंने बताया कि इसके समय में वेंसीटाट के समय में एक युद्ध होता है 1764 में, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ? तो वेंसीटाट के समय में हुआ। यह बंगाल, आप देखेंगे वर्तमान में बिहार में पटना से जो है पश्चिम दिशा में लगभग 80 और 100 किलोमीटर के आसपास में ये आपका बक्सर एक क्षेत्र है। वहाँ पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो है एक त्रिसंघीय सेना, अर्थात त्रिसंघीय सेना में एक तरफ सिराजुद्दौला के बाद अवध के नवाब सुजाउद्दीन, उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना, और एक तरफ जो है अंग्रेजों की सेना थी। तो एक तरफ एक संघ
अंग की सेना का संचालन हो रहा था मुगल सम्राट के अधीन, और एक तरफ अंग्रेजों की सेना के। तो इस बीच में जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं, यानी अंग्रेजों के पास जो है एक प्रशिक्षित सेना थे। हालांकि सेना की संख्या कम थी लेकिन ट्रेंड सेना थी, लेकिन भारत में सेना की संख्या विशाल थी, बहुत बड़ी सेना की संख्या, लगभग 3 लाख पैदल सेना वगैरह थे, लेकिन उसमें भी अनट्रेंड सेना थी। इसके वजह से जो है काफ़ी सेना इसमें मारी गई, भारतीय सेना, और अंग्रेजी सेना जो है विजयी हो जाती है। इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये वेंसी टाट के समय में बक्सर का युद्ध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बक्सर युद्ध किस गवर्नर के समय में हुआ, तो वेंसी टाट गवर्नर के समय में हुआ, जो कि 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक का इसका दौर चलता है। इसके बाद देखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक जो है यह वेरेल लास्ट का शासन चलता है। ये 1767 से लेके 1769 ईस्वी में, इस समय देखिएगा कि द्वैध शासन के समय का गवर्नर यही रहता है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनता है वेरेलास्ट से संबंधित। हालांकि वेरेलास्ट के समय में देखेंगे कि सबसे पहले जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था, यानी पहला आंग्ल और मैसूर क्षेत्र जो विशेष रूप से कर्नाटक का क्षेत्र था, और उस समय हैदर अली का शासन चल रहा था, और हैदर अली और इसके बाद अंग्रेजों के बीच एक झड़प होती है, युद्ध होती है, जो किसके समय में था, तो वेरेलास्ट उस समय बंगाल का गवर्नर था, और यही इसी के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद देखेंगे कार्टियर आते हैं, 1769 से लेकर 1772 तक में रहते हैं। इस समय बंगाल में एक भीषण अकाल होता है 1760 ईस्वी में, है ना, 1770 ईस्वी में जो है भीषण जो है आप देखिएगा बंगाल में अकाल होता है। यह कार्टियर के समय में 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक का इनका शासन रहता है। और अकाल किसके समय पड़ा, तो कार्टियर के समय में अकाल पड़ा। अब देखिए सवाल आता है कि द्वैध शासन के समय में भी गवर्नर कौन रहा, तो ये आपका वेरेलास्ट ही रहता है। इसके बाद द्वैध शासन की प्रथा किसने शुरू किया, तो आप समझ लीजिए कि द्वैध शासन की प्रथा रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। हॉलवेल ब्लैक होल की घटना किस गवर्नर के समय में हुआ, तो होलवेल के समय में हुआ। बक्सर युद्ध किस गवर्नर के समय में हुआ, तो आप देखेंगे वेंसी टाट के समय में बक्सर युद्ध हुआ था। ये एक पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, एक दो बार सुनकर या समझकर आप एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट की तरह इसको याद रख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में यह निर्णय दिया जाता है कि भारत में जितने भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड है, यानी गवर्नर, जितने प्रेसिडेंसियों के गवर्नर है, उन सभी गवर्नरों का हेड एक दूसरा गवर्नर होगा, जो कि बंगाल का गवर्नर होगा। हालांकि इस समय सिर्फ यह बात कही गई थी कि सभी प्रेसिडेंसियों का हेड कौन होगा, तो बंगाल का गवर्नर होगा, लेकिन नामाकरण जो होता है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आती है, उस एक्ट के तहत इसका नाम कर दिया जाता है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। तो 1772 से लेकर और 1785 ईस्वी तक का इसका दौर रहता है वारेन हेस्टिंग्स का। ये बंगाल के गवर्नर जनरल है। समझ लेना है कि गवर्नर से ज़्यादा पावरफुल कौन हो गए, तो गवर्नर जनरल हो गए, क्योंकि सभी प्रेसिडेंसियों का हेड हो गए गवर्नर जनरल। तो 1773 में देखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। यह रेगुलेटिंग एक्ट एक अधिनियम था, यानी सबसे पहला भारत में जो एक्ट आया था अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से, वह था रेगुलेटिंग एक्ट ही था। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर इसके तहत जो है सभी गवर्नरों का हेड कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स हुआ। हालांकि नाम जब गवर्नर जनरल पड़ा वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के समय में इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं कि 1772 में इसने क्या काम किया, तो 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन समाप्त करना मतलब जो दो सरकार चल रही थी, एक तरफ बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ बंगाल की जो गवर्नर, तो बंगाल
के गवर्नर ही रहेगा। बंगाल के नवाब को क्या किया, खरीद लिया, कुछ पैसे देकर उसको खरीद लेता है और इस तरीके से द्वैध सरकार जो चल रही थी उसको समाप्त कर दिया। अब सिर्फ सिंगल सरकार चलेगी और वह अंग्रेजों की सरकार होगी। तो इसलिए द्वैध शासन की समाप्तिकरण किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैध शासन समाप्त किया गया। एकदम कंठस्थ रखेंगे कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। इसके समय में देखिएगा ये 1772 में ये द्वैध शासन की जो है समाप्तिकरण होता है। 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1774 में भारत में सबसे फर्स्ट टाइम जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी प्रत्येक भारतीयों का एक वरिष्ठ न्यायालय जो होगा वह बंगाल में शुरू किया गया। 1774 ईस्वी में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसी के क्रम में देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने जिला स्तर पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत का भी निर्माण करवाया, यानी सिविल कोर्ट जो था, सिविल कोर्ट इसी के समय में शुरू किया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और एकदम केंद्रीय स्तर पर जो एक बड़ा कोर्ट होगा वह सुप्रीम कोर्ट, ये 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही शुरू किया गया। तो एकदम क्लियर हो गया कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट किसने शुरू किया, वारेन हेस्टिंग्स। और वही सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जो है, आपने याद किया होगा एलिजा इम्पे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च, तो वो एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश के रूप में बने, यानी यह तो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसी के क्रम में देखिएगा कि 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यानी यह एशियाटिक सोसाइटी यानी एक समझिए कि एक सोसाइटी, एक किला जिसमें अंग्रेजों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाता था। तो ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। इस समय देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में जब द्वैध शासन को समाप्त किया गया तो इस समय सिराजुद्दौला का एक फौजदार के रूप में नंद कुमार हुआ करते थे। जो नंद कुमार ने इनके साथ एक विद्रोह की नीति को अपनाया तो उन्हें फांसी की सजा दी गई, एक आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर, और इनके ऊपर जो है एक केस चलाया गया और केस चलाने के बाद इन्हें फांसी दे दी गई, यानी झूठा मुकदमा चलाकर इनको फांसी दे दी। चूँकि अब तो भारतीयों को ये कहा गया कि हम अब जो भी न्याय देंगे वह सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट के आधार पर देंगे। तो इस कोर्ट में अंग्रेजों ने एक झूठा मुकदमा जारी किए नंद कुमार के ऊपर और उस झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें फांसी दे दी गई, जिसे न्यायिक हत्या का संज्ञा दिया जाता है। तो यहाँ सवाल बनता है कि न्यायिक हत्या का संज्ञा किसके समय में नंद कुमार को फांसी देने के क्रम में कहा गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में कहा गया। एकदम क्लियर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि यही न्यायिक हत्या करने की वजह से नंद कुमार के ऊपर जब झूठा आरोप लगाकर फांसी दिया गया तो इसके वजह से देखिएगा कि हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटेन में महाभियोग चलता है। हालांकि महाभियोग में इसको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन महाभियोग चलता है 1788 से लेके 1795 ईस्वी में। इसमें एक दो और पॉइंट आपको समझना है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1 वर्षीय और 5 वर्षीय ठेकेदारी की व्यवस्था शुरू किया था, यानी बड़े बड़े जमीन के भूखंड को जिस पर कृषि किया जा सके, जमींदारों को 1 साल के लिए या 5 साल के लिए कुछ पैसों के एवज में उसको दे दिया करता था। इसके ऊपर जो है महाभियोग चला 1788 लेकर 1795 ईस्वी में। इसके बाद देखिए एक दूसरा गवर्नर जनरल आते हैं, बंगाल के दूसरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 1784 में जब अमेरिका का युद्ध हुआ था, जिस समय देखिएगा कि अमेरिका के युद्ध के समय में 1784 ईस्वी में यह कॉर्नवालिस उस समय वहाँ के अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर्स के सेना का नेतृत्व किए थे कॉर्नवालिस। पुनः कॉर्नवालिस को जो है भारत में भेजा गया कि आप भारत जाइए और वहाँ की सत्ता को संभालिए।
तो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक कर्नवालिस का शासन काल का दौर रहा। एक बुरा शासक आएगा तो एक अच्छा शासक आएगा। जब अंग्रेज का पढ़िएगा हिस्ट्री तो उसमें देखिएगा एक जो है भारतीयों को प्रताड़ित करेगा और एक आके उस पर मलहम लगाने का काम करेगा। यही अब यहाँ पर कर्नवालिस भारत में मलहम लगाने का काम करेंगे। क्या? तो सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा यानी भारत में सिविल सेवा नहीं थी, जिसमें आज हम लोग IAS IPS जो चल रहा है, प्रत्येक सेना का एक बड़ा अधिकारी, तो ये सिविल सेवा नहीं थी। यह सिविल सेवा भारत के जन्मदाता के रूप में कर्नवालिस को कहा जाता है। इसी के क्रम में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी जो है कर्नवालिस को ही कहा जाता है। यानी पुलिस सेवा के अंतर्गत हम लोग IPS देखते हैं और IPS के अंतर्गत कई पुलिसकर्मी होते हैं। तो यह पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसी ने देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था भी की है 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त जिसमें हमने बताया था कि इससे पहले जो राजस्व वसूली किया जाता था, अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से राजस्व का कलेक्शन करते थे। अब उस समय यहाँ हो गया अस्थाई बंदोबस्त में कि अंग्रेज जो है जमींदारों से राजस्व लेंगे और जमींदार किससे लेंगे? तो किसानों से राजस्व लेंगे। तो यह जमींदारी व्यवस्था जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहेंगे, यह 1793 में कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। इसी समय देखिएगा कि 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया। भारत में दासों को बेचने खरीदने का क्रम बहुत चरम सीमा पे चल रहा था और इसी दास प्रथा को समाप्तिकरण का काम किसने किया? तो कर्नवालिस ने किया। कर्नवालिस के द्वारा एक और काम किया गया जिसे कर्नवालिस संहिता कहा जाता है। कर्नवालिस संहिता यानी शक्ति का विभाजन, यह न्याय और प्रशासन को अलग कर दिए। पहले क्या होता था कि एक गवर्नर ही न्याय भी दे सकता था और प्रशासन का काम भी कर सकता था, लेकिन इस समय क्या कर दिया गया? न्याय को अलग और प्रशासन को अलग कर दिया। आज भी यही देखते हैं कि कोर्ट का फैसला अलग होता है, जिसमें आप देखिएगा कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये तीन अलग अलग खंड हो गए। तो काम जो है न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय संबंधित कार्य करेंगे और प्रशासन को संभालने के लिए कार्यपालिका और विधायिका रहती है। तो इसलिए प्रशासन और न्याय को अलग करने का काम किसने किया? तो कर्नवालिस ने ही किया। कर्नवालिस ने ही सिविल कोड संहिता जिसे हम लोग कहते हैं IPC धाराएं, इंडियन पिनल कोड जिसको कहते हैं, IPC धारा, CRPC धारा, जिसके तहत जो है न्याय दिया जाता है लोगों को, वह कर्नवालिस की ही देन है। तो कर्नवालिस संहिता उसको कहते हैं, IPC की धारा इसी ने शुरू किया था। कर्नवालिस जो है वर्तमान में देखिएगा यही कर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है भारत में, और वर्तमान में कर्नवालिस की समाधि जो है भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कर्नवालिस की समाधि है। तो सवाल आता है कि कर्नवालिस की समाधि कहां पर है? तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कर्नवालिस की समाधि है। इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद तुरंत सर जॉन सॉर आएंगे 1793 से लेकर 1798 ईस्वी में। फिर मैं वही बात बताऊंगा कि एक आएंगे मरहम लगाने, तो एक आपको यहाँ पर भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। तो इसके समय, हालांकि कर्नवालिस के समय में कोई हस्तक्षेप की नीति नहीं आई, किसी को जीतने की बात नहीं आती है। जो भी काम होता है यहाँ पर प्रशासन को सुदृढ़ीकरण के काम होते हैं, न्यायिक सुदृढ़ीकरण का काम होता है। और वही जब सर जॉन सॉर आते हैं 1793 से लेकर 1798 ईस्वी में, तो इसने जो है अपने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। फिर इस समय मैसूर को हस्तक्षेप करने के लिए अपनी नीति को लागू कराते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में। यह भी देखिएगा कि सर जॉन सॉर ज़्यादा समय तक नहीं रहे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता है, लेकिन विलियम बेटिंग आएंगे तो इनका बहुत सारे कार्य आपको समझना होता है। तो विलियम बेटिंग के द्वारा जो है सहायक संधि की प्रथा शुरू की गई। सहायक संधि, इसके पिछले क्लास के वीडियो क्लिप पे मैंने समझाया भी था कि इसके तहत क्या किया जाता था। अंग्रेज जो भारत के जो कई क्षेत्रों में राजा थे, उस राजा की सहायता के लिए अपनी सेना को उस दरबार में भेजा करते थे और यह एक फरमान लिखवाते थे कि आप अपना सेना हटा दीजिए, राजा जो है अपनी सेना हटा दीजिए, हमारी अंग्रेजी प्रशिक्षित सेना को रखिए, इसके बदले में इसको कुछ वेतन दे दीजिए। यानी कंपनी को वेतन देना राजा के तहत
अगर आप नहीं देते हैं तो आप हमसे युद्ध करिए, है ना। दोनों आप मान लीजिए कि हमारा सेना नहीं लीजिएगा तो एक बार युद्ध करके फरिया लीजिए कि हम में और आप में कितना का अंतर है। तो कई जगह युद्ध हुए, कई जगह सहायक संधि पर प्रस्ताव पर पास किया गया और वहाँ पर अंग्रेजी सेना लगा दिया गया और कुछ समय के बाद फिर उसे हस्तक्षेप भी कर लिया गया। तो यही बात सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, जबकि इसकी सबसे पहली शुरुआत फ्रांसीसियो ने किया था। याद होगा मैंने बताया था कि कर्नाटक और जो आपके हैदराबाद का जो क्षेत्र था, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्रों में फ्रांसीसियो ने अपनी जो है अपने नेता को चयन करके और वहाँ का शासक बनाते थे। तो यही सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसियो ने सबसे पहले शुरू किया था और उसी की नीति को अपनाते हुए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भी सहायक संधि की शुरुआत कर दी है। इसके बाद देखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में होता है और यह कोलकाता में होता है फोर्ट विलियम कॉलेज। यह 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ये एक ऐसा कॉलेज था जो अंग्रेज जितने भी प्रतिनिधि भारत में आए थे या अंग्रेज जितने आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम इस कॉलेज में दिया जाता था, फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखेंगे सर जॉर्ज बार्लो आएंगे 1805 ईस्वी में, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड मिंटो आएंगे। देखिए लॉर्ड मिंटो यहाँ पर अलग है और इसके बाद लॉर्ड मार्ले मिंटो अलग है, मार्ले मिंटो अलग मिलेंगे। लॉर्ड मिंटो, ये मिंटो प्रथम हो गए जो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहते हैं और इनके समय में पंजाब के शासक रणजीत सिंह और रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है। यहाँ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। याद रखिएगा कि मिंटो में अमृतसर को अपना लेने वाला जो था वह लॉर्ड मिंटो था, यानी रणजीत सिंह के साथ एक संधि होता है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक, 13 से लेकर 23 ईस्वी तक, यानी वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। यहाँ देखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पहली बार अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध किया और नेपाल के साथ युद्ध जो हुआ 1814 से 16 ईस्वी के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। तो कई बार एग्जाम आता है कि नेपाल के साथ युद्ध करने वाला अंग्रेज कौन गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इन्हीं के समय में देखिएगा कि अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध तो चल ही रहे थे। मराठा सेना का ही एक अंग था पिंडारी। पिंडारी जो थे यह एक डकैत लोग थे जो क्या करते थे, गांव को लूटने का काम करते थे, गांव लूटते थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध भी करते थे और अपनी भरण पोषण के लिए गांव को लूटना, है ना। और उसके बाद एक जैसे डकैत ना होता था, डाकू लोग, तो ये हमलावर स्वभाव के थे। तो इन पिंडारियों के साथ युद्ध होता है हेस्टिंग्स का, जिस समय पिंडारियों का दमन हो जाता है, यानी यहाँ पिंडारी फिर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा मराठा के पेशवा को हटा दिया जाता है, मराठा के पेशवा पद जो था उसे हटा दिया जाता है और उसके जगह पर प्रताप सिंह को शासक बना दिया जाता है। तो ये आपकी हेस्टिंग्स के कुछ कार्य थे और हमने विशेष टॉपिक में समझा कि बंगाल के गवर्नर के क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कार्य रहे। इसके बाद का जो हम लोग क्लास समझेंगे वो होगा हमारा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से संबंधित जो प्रमुख कार्य हुए थे, जो एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ कर पढ़ते हैं तो निश्चित ही उत्तर आपको आ जाएगा और आप अच्छा आंसर, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।